नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर। आज पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापक और उत्साहपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पार्टी नेतृत्व की तरफ से बूथ स्तर तक भव्य और सुव्यवस्थित कार्यक्रम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ साथ समाज के गणमान्य नागरिकों को भी इन आयोजनों से जोड़ने की विशेष योजना बनाई गई है। इन कार्यक्रमों में पार्टी की विकास यात्रा, संगठन की उपलब्धियों तथा उसकी मूल विचारधारा पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, ताकि कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच संवाद और संपर्क को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। शाम के समय राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें लंबे समय से संगठन से जुड़े वरिष्ठ और समर्पित कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही 7 अप्रैल से प्रदेश भर के गांव-गांव में व्यापक जनसंपर्क अभियान प्रारंभ किया जाएगा, जो 12 अप्रैल तक लगातार चलकर संगठन को मजबूत बनाने और आम जनमानस से जुड़ाव बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो बीजेपी का स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आज प्रदेश भर में बीजेपी के कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बूथ स्तर तक भव्य आयोजन के निर्देश दिए गए हैं। गणमान्य नागरिकों को जोड़ने की भी भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस कार्यक्रम बहुत ही भव्य रूप से और उत्साहपूर्वक तरीके से मनाया जा रहा है। वहीं गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाग लेते हुए पार्टी का ध्वज फहराया और उपस्थित कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पार्टी के ध्वज के साथ आत्मचित्र भी लिया, जो कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बना रहा। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। साथ ही पूरे वातावरण में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने स्थापना दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए संगठन की विचारधारा, विकास यात्रा और कार्यकर्ताओं की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। साथ ही सभी से गांव-गांव और बूथ स्तर तक संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश और उल्लास के साथ स्थापना दिवस मनाया। वहीं सीएम योगी ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस ने जनता से विश्वासघात किया, जम्मू कश्मीर को अलग स्टेटस दिया, बीजेपी ने कश्मीर से धारा 370 हटाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के लिए राष्ट्र प्रथम है। भारत का प्रहार करने की छूट किसी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आप सबको आज हृदय से बधाई देता हूं। उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का जिनके दम पर भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके राष्ट्र निर्माण की अपनी अभियान को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है। ऐसे उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। मैं इस अवसर पर भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी के उन हजारों कार्यकर्ताओं को भी, जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना और भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के समय से उन मूल्यों के लिए अपना जीवन बलिदान किया। वहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोजित जनता दरबार में दूर दराज से आए लोगों की समस्याएं गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिक अपनी विभिन्न व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याओं को लेकर उपस्थित हुए, जिनमें भूमि विवाद, चिकित्सा सहायता, पेंशन, आवास, शिक्षा, पुलिस से संबंधित प्रकरण, साथ ही अन्य प्रशासनिक शिकायतें प्रमुख रूप से शामिल रहीं। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक फरियादी की बात ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट कहा कि किसी भी पीड़ित को न्याय दिलाने में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि जन समस्याओं का समाधान समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से किया जाए, ताकि आम लोगों का शासन व्यवस्था पर विश्वास और अधिक मजबूत हो सके। जनता दरबार के माध्यम से कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया, जिससे उपस्थित लोगों में संतोष और विश्वास का वातावरण दिखाई दिया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना और उनके त्वरित समाधान के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि जनता के बीच प्रशासन को लेकर एक विश्वास की मजबूती बढ़नी चाहिए और लोगों को ये लगना चाहिए
कि उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है और उनका जल्द समाधान भी किया जा रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में पहुंचकर फरियादियों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में नेवड़िया घाट पर बनाया गया अस्थायी पीपा पुल, जिसका उद्घाटन लगभग 15 दिन पहले स्थानीय विधायक रत्नाकर मिश्रा द्वारा किया गया था, उसके बह जाने के बाद ये मामला अब राजनीतिक चर्चाओं का विषय बन गया है। इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर तीखा तंज कसते हुए अपने सामाजिक माध्यम पर एक दृश्य संदेश साझा किया और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर गंभीर प्रश्न भी उठाए। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि जनता ये पूछ रही है कि सरकार के समय में उद्घाटन के फूल सूखने से पहले ही सड़कें धंस क्यों जाती हैं, हरित मार्ग क्यों खत्म हो जाते हैं, पुल क्यों टूट जाते हैं, राजमार्गों की स्थिति जल्दी खराब क्यों हो जाती है, पानी की टंकियां क्यों गिर जाती हैं और भवनों की छतें क्यों टपकने लगती हैं। इस संदेश के माध्यम से उन्होंने प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण कार्यों में संभावित भ्रष्टाचार और लापरवाही के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उनका कहना है कि कई निर्माण कार्य उद्घाटन के समय आकर्षक दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी गुणवत्ता की वास्तविक स्थिति सामने आ जाती है। इस प्रकरण को आधार बनाकर उन्होंने वर्तमान शासन व्यवस्था में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं, जिससे यह विषय अब व्यापक जन चर्चाओं का केंद्र बन गया है। तो सभा प्रमुख ने पीपा पुल बहने पर सवाल उठाए। नेवड़िया घाट का पुल कुछ ही दिनों में बह गया तो निर्माण गुणवत्ता पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आखिर ऐसा क्यों है कि जिन भी चीज़ों का निर्माण होता है वो कुछ ही समय में इस तरीके से धराशायी हो जाती है। वहीं ललितपुर जनपद में बासी क्षेत्र के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर भौरसिल गांव के नज़दीक पर्यटकों से भरी एक चलती हुई शयनयान बस में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया और बस में सवार यात्रियों के बीच चीख पुकार शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि बस ललितपुर से झांसी की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में चलते समय अचानक बस से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग की चिंगारियां दिखाई देने लगी, जिससे यात्रियों में भय का माहौल बन गया। चालक और परिचालक की सतर्कता, साथ ही स्थानीय लोगों की मदद से समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रित करते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है, जबकि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहीं हरदोई जनपद के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के पाटकुआं गांव में जमीन विवाद को लेकर दबंगों की तरफ से एक दंपति पर किए गए हमले की घटना से इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बाद शुरू हुआ विवाद अचानक हिंसक रूप ले बैठा और गांव के कुछ लोगों ने ननहके तथा उनकी पत्नी रेनू पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और परिजनों साथ ही ग्रामीणों ने किसी तरह बीच बचाव कर स्थिति को शांत कराया। इस मारपीट की पूरी घटना का दृश्य संदेश सामाजिक माध्यमों पर तेजी से प्रसारित हो रहा है, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया है और आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग उठने लगी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों की स्थिति की जानकारी लेते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है, साथ ही उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई शीघ्र ही सुनिश्चित की जाएगी, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। वहीं ललितपुर जनपद के कोतवाली मेहरौनी थाना क्षेत्र के कुम्हेड़ी गांव स्थित अंजनी माता धाम मंदिर परिसर में आयोजित मेले के दौरान एक दुकानदार व्यापारी की दुकान से लगभग 70,000 रुपये की चोरी होने की घटना सामने आई है, जिससे मेले में मौजूद व्यापारियों और श्रद्धालुओं के बीच चिंता का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि अज्ञात व्यक्ति ने मौका पाकर व्यापारी की दुकान में रखी नकदी पर हाथ साफ कर दिया और वहां से फरार हो गया। तो चोरी की पूरी घटना वहां लगे निगरानी उपकरण के दृश्य माध्यम में कैद हो गई, जो अब सामाजिक माध्यमों पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। तो घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित व्यापारी ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निगरानी उपकरण में कैद दृश्य के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान कर उन्हें शीघ्र पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना के बाद मेले में आए अन्य दुकानदारों और श्रद्धालुओं के बीच भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंताएं देखी जा रही हैं, जबकि पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं अमेठी जनपद में बीती रात तेज तूफानी हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। तेज हवाओं के कारण जहां एक और विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो गई, वहीं कई स्थानों पर घरों और दुकानों के टीन शेड उड़ गए, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी दौरान जामू क्षेत्र स्थित राधा कृष्ण गौशाला में भी तूफान का गंभीर असर देखने को मिला, जहां तेज हवाओं के चलते गौशाला की दीवारें ढह गई और टीन शेड उड़ जाने से वहां की पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। टीन शेड उड़ जाने के कारण गौशाला में रह रहे
गौवंश खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए, जिससे उनकी सुरक्षा और देखभाल को लेकर चिंता की स्थिति उत्पन्न हो गई। ये पूरा मामला गौरीगंज तहसील क्षेत्र के रानी का पुरवा कटारी गांव का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द राहत और मरम्मत कार्य कराए जाने की मांग की है, ताकि गौशाला की व्यवस्था को शीघ्र सामान्य किया जा सके और गौवंश को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराया जा सके। समस्या ये है कि कल तूफान जो आया था रात में, उसी तूफान में पूरा ये राधाकृष्ण गौशाला रानीपुरा कटारी अमेठी ये पूरा गिर गया और काफ़ी नुकसान हुआ। कम से कम इसमें 2.5-3 लाख मेरा नुकसान हो गया है। और गौवंश कल भीगे थे, आज जो है बहुत नुकसान हुआ हमारा भी। जल्दी में अपना कुछ तो क्या चाहते हैं? करके लाए हैं, खेत रोड गिरों उतर के और बनवाए हैं इसको और ढह गया है। क्या चाहते हैं जी, क्या चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी से यही चाहते हैं कुछ हम मदद हमें मिल जाए तो फिर से इसका मतलब बनवा दें। वहीं पीलीभीत जनपद के बीसलपुर क्षेत्र में पुलिस ने गौवंश वध से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रईस मोहम्मद और शफीक अहमद नामक आरोपियों को पकड़कर उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी अवैध रूप से पशुवध करने, साथ ही मांस की बिक्री करने के कार्य में संलिप्त थे और काफ़ी समय से इस प्रकार की गतिविधियों में सक्रिय बताए जा रहे थे। इससे पहले भी इस मामले से जुड़े अन्य साथियों के विरुद्ध पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकरण में शामिल अन्य संभावित आरोपियों की भी तलाश की जा रही है और क्षेत्र में इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। वहीं सीतापुर जनपद के हरगांव विकास खंड की ग्राम पंचायत बरियाडी से विकास कार्यों में अनियमितताओं और शासकीय योजनाओं में गड़बड़ी के गंभीर आरोप सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में विकास के नाम पर प्राप्त निधियों के उपयोग में पारदर्शिता नहीं बरती गई और कई कार्य केवल अभिलेखों तक ही सीमित रह गए। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ दिलाने के नाम पर पात्र परिवारों से 2-2 हज़ार रुपये तक की अवैध वसूली किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जिन लोगों को वास्तव में आवास की आवश्यकता है, वो आज भी बिना पक्के घर के खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है, जबकि कुछ ऐसे लोगों को योजना का लाभ दे दिया गया है जो इसके पात्र नहीं थे। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि बिना समुचित सर्वेक्षण और जांच के मनमाने ढंग से लाभार्थियों का चयन किया गया, जिससे योजनाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायतें भेजकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अब तक किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है, जिससे लोगों में निराशा और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो विकास निधि और आवास योजना से जुड़ी अनियमितताओं का बड़ा खुलासा हो सकता है। वर्तमान समय में गांव के गरीब और पात्र परिवार अपने अधिकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उन्हें आशा है कि शीघ्र ही उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। समस्या यह है, प्रधान ने आवास पर रुपया लिया था 2000 और लेटिन पर लिया था 1300। हमको आज तक ना लेटिन मिली है ना आवास मिली है। एप्लीकेशन गोरखपुर लग दिया है, सीतापुर में दिया है, ब्लॉक में दिया है, कहीं भी रखा नहीं है। जगह जगह एप्लीकेशन दिया है, कोई सुनवाई भी नहीं हुई। अब जो नए डीएम साहब आए हैं इनको अभी नहीं दिया है। मरैया में यहाँ रहती है और सलीम प्रधान आए, फोटो खींच ले गए, रुपया हमसे कहें तो हम रुपया 8000 दिए। अब अभी तक का हमारी मरैया वैसे पड़ी है, बनवाई नहीं ना। उनकी मेहरबो हुआ सलीम के वहाँ कही कि हाँ रुपया के दे दो और तुम्हारी कॉलोनी बन जाई, नहीं बनी भाई। आज तक हम ऐसे परे हैं, ना मरैया बनी है और ना लैट्रीन मिली है, ना कुछ है। सलीम प्रधान तो कुछ नहीं करी से है। ग्राम पर और गाय ने कहीं भूखन मार डाली से है, चारा नहीं दिए थे। जब कोई अधिकारी आवत है तो एक बोझ हरेरी लेके डाल देते। एक बोझ हरारी में है 500 गाय खाई हुई है, एक नहीं आई अतना कर जिसे गाँव में यहाँ। वहीं अमरोहा जनपद के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए अंतर जनपदीय विद्युत चलित रिक्शा चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है और इस गिरोह के 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने रामगंगा नहर की पटरी के पास चलाए जा रहे जांच अभियान के दौरान इन आरोपियों को पकड़ा। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से चोरी की 3 विद्युत चलित रिक्शा, घटना में प्रयुक्त एक 4 पहिया वाहन, 12 बैटरियाँ,
साथ ही अन्य महत्वपूर्ण पुर्जे बरामद किए गए हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ के दौरान ये भी सामने आया कि आरोपी सुशासन की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आया और सुनसान स्थानों पर खड़ी विद्युत चलित रिक्शाओं की चोरी कर लेते थे और बाद में उनके पुर्जों को अलग अलग कर कबाड़ के रूप में बेच देते थे, जिससे उनकी पहचान करना कठिन हो जाता था। गिरोह का एक सदस्य पिंटू कबाड़ की दुकान की आड़ में चोरी का सामान खपाने का कार्य करता था। साथ ही पहचान छिपाने के लिए वाहनों की संख्या, पट्टियां और ढांचा संख्या तक को मिटा दिया जाता था। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में नईम नाजिर निवासी बिजनौर जनपद, साथ ही पिंटू निवासी अमरोहा जनपद शामिल है, जिनके विरुद्ध पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। इस उल्लेखनीय कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने कार्रवाई करने वाली टीम को 15,000 रुपये का पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया है, जबकि गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं ताकि पूरे गिरोह का पूर्ण रूप से खुलासा कर क्षेत्र में हो रही इस प्रकार की चोरी की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। थाना मंडी धनौरा पुलिस ने अंतर जनपदीय ई रिक्शा चोरी गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये अभियुक्त 2 बिजनौर के और एक अमरोहा नगर के ही रहने वाले हैं, जिनके नाम क्रमशः पिंटू, नईम और नज़ीर हैं। नईम पर 8 मुकदमे हैं, नज़ीर पर 7 मुकदमे हैं और पिंटू पर 5 मुकदमे हैं। और इनके साथ में जो बरामदगी हुई है वो 3 ई रिक्शा, एक जो घटना में ये कई बार एक गाड़ी को जो उपयोग करते हैं, इको गाड़ी, 12 बैटरियां, इसके साथ में जो इन्होंने पहले चुराया है सामान, उसका कुछ कटा हुआ सामान बरामद हुआ है। स्टील के फ्रेम जो ई रिक्शा के होते हैं वो भी बरामद हुए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। इनका मोडस ऑपरेंडाई ये था कि ये पहले रैकी करते थे कि कौन सा ई रिक्शा है, कौन सा सामान कितनी देर तक अकेले में खड़ा रहता है, सुनसान जगह पर होता है। उसके बाद वहीं अंबेडकर नगर जनपद के बसखारी क्षेत्र में शराफा व्यापारी से हुई कथित लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए पूरे प्रकरण को झूठा पाया। जांच में सामने आया कि व्यापारी रोहित ने अपने एक साथी के साथ मिलकर लूट की झूठी कहानी रची थी ताकि खरीदे गए आभूषणों का भुगतान करने से बचा जा सके। जानकारी के अनुसार रोहित ने पुलिस को सूचना दी थी कि वो बसखारी से आभूषण लेकर लौट रहा था, तभी रास्ते में अज्ञात बदमाशों ने उसे तमंचा दिखाकर आभूषण लूट लिए। इस सूचना के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जाँच शुरू की, लेकिन जाँच के दौरान घटना संदिग्ध प्रतीत होने लगी। उधर जिस सराफा व्यापारी से रोहित ने आभूषण खरीदे थे, उस व्यापारी मनोज सोनी ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि आभूषण का भुगतान न करना पड़े। इसी उद्देश्य से रोहित ने लूट की झूठी साजिश रची है। पुलिस ने जब पूरे मामले की गहराई से जांच की और संबंधित लोगों से पूछताछ की तो सच्चाई सामने आ गई। इसके बाद पुलिस ने रोहित और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही उसके साथी के पास से आभूषण भी बरामद कर लिए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है और इस प्रकार की झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने वाले मामले में भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये दिनांक 4/4/2026 को एक रोहित शर्मा जो थाना आलमपुर क्षेत्र का रहने वाला है, इसकी रामनगर में ज्वेलरी शॉप है, उसके द्वारा एक पुलिस को सूचना दी गई थी कि वो बसखारी से कुछ स्वर्ण आभूषण लेकर जा रहा था। रास्ते में 2 बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा तमंचा दिखाकर उसके साथ लूट की घटना की गई है। पुलिस द्वारा तत्काल जाँच प्रारंभ की गई। घटना शुरू से ही संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। इस पर जो ज्वेलरी के जो मालिक थे मनोज सोनी, उनके द्वारा इसके विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत कराया गया कि इसके द्वारा वो कहीं ज्वेलरी छुपा दी गई है। जब पुलिस द्वारा इससे जब गहराई से पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि इसका एक दोस्त है अला प्रकाश साहित्य तिवारी और राजन तिवारी, उसके पास इसने पूरी ज्वेलरी छुपा दी थी। पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो ज्वेलरी जो करीब 73.24 ग्राम थी, वो 100% उसकी बरामदगी कर ली गई है। वहीं ललितपुर के थाना जखौरा अंतर्गत ग्राम मनुगुआ में रविवार को एक बहू ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी, तो वहीं दूसरी ओर ससुर ने पेड़ पर तौलिए से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना को लेकर परिजनों में कोहराम मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि 3 दिन से घर से निकली बहू ने कुएं में कूदकर जान दे दी, तो वहीं घटना से आहत होकर ससुर ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को खत्म कर लिया। सूत्रों के अनुसार मायके जाने की बात कहकर घर से निकली थी बहू और शौच के लिए खेत की ओर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। काफ़ी तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने दोनों शवों को
पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में दोनों मौतों के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस पारिवारिक परिस्थितियों और अन्य संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की गहन जांच कर रही है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले के हर पहलू से जाँच की जा रही है ताकि मौत के कारणों का सही पता लगाया जा सके। वहीं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के सदरपुर थाना क्षेत्र के सरैया चालाकापुर गांव में तेज आंधी के बाद लगी भीषण आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दर्दनाक हादसे में एक मां और उसकी बेटी जिंदा जल गई, जबकि गंभीर रूप से झुलसी 7 वर्ष की एक बच्ची ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। आग की घटना में लगभग 1 दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गए, जिससे कई परिवारों का सामान नष्ट हो गया और लोग बेघर हो गए। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक आशा मौर्य भी मौजूद रही। प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। वहीं सीतापुर जनपद से इस समय एक अत्यंत दर्दनाक सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है, जहां बिस्वा रेउसा मार्ग पर धामी सराय के पास भूसी से भरा एक अत्याधिक लदा हुआ ट्रक अचानक से अनियंत्रित होकर एक छोटा मालवाहक वाहन पर पलट गया। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर ही 3 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रक में आवश्यकता से अधिक और ऊंचाई तक माल लदा हुआ था, जिससे इस दुर्घटना का प्रमुख कारण माना जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। वहीं पाकिस्तान की ओर से भारत को दी गई हालिया धमकी को लेकर संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत किसी भी प्रकार की धमकियों से डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत राष्ट्र है और हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। उन्होंने पाकिस्तान के बयानों को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि इनका भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि इससे आम जनता को नुकसान होता है और विकास प्रभावित होता है। उन्होंने दोनों देशों से संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से मतभेद सुलझाने की अपील करते हुए शांति बनाए रखने पर जोर दिया। मैं तो पहले भी कहा है इस बात को, और अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए भी और दूसरे दुनिया के लिए भी, कि जिस तरह से हम देख रहे हैं इस टाइम जो एशिया के अंदर युद्ध छिड़ा हुआ है, उसके परिणाम किस प्रकार से पूरी दुनिया के सामने आ रहे हैं और हमारा मुल्क भी उससे प्रभावित हो रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि देश के अंदर युद्ध की स्थिति नहीं होनी चाहिए, बल्कि देश की तरक्की होनी चाहिए। अगर युद्ध होता है तो आपस में तरक्की पर पाबंदी रखती है और कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हमारा मुल्क किसी धमकी से डर करके पीछे हटे, लेकिन कोई भी मसले का हल कूटनीतिक होना चाहिए, बातों से हल होना चाहिए। पाकिस्तान की इस प्रकार की अगर बात धमकी है तो गलत है, और क्योंकि हमारा मुल्क, हमारा देश कमज़ोर नहीं है और मजबूत है, न किसी से डर सकता है न किसी से दब सकता है। इसलिए इस प्रकार की धमकियों का हमारे भारत के मुल्क के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। फिर भी मैं आखिर में यही कहूँगा कि युद्ध किसी प्रकार में भी नहीं होना चाहिए, जिससे कि नागरिकों की जीवन रेखा का। वहीं गोंडा जनपद के कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत बूढ़ा देवर गांव से सूदखोरी से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि 50,000 रुपये का कर्ज लेने के बाद मूलधन सहित ब्याज की रकम चुका देने के बावजूद सूदखोर की तरफ से लगातार अत्याधिक धन की मांग की जा रही है। और पीड़ित का कहना है कि उसने पहले ही लगभग 70,000 रुपये का भुगतान कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी उससे लगभग 10 लाख रुपये की मांग की जा रही है। आरोप है कि सूदखोर के दबाव के कारण पीड़ित को अपनी एक ज़मीन बेचकर 70,000 रुपये देने पड़े, जबकि दूसरी ज़मीन बेचने पर भी उससे जबरन 4,20,000 रुपये ले लिए गए। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि अब सूदखोर की तरफ से सड़क किनारे स्थित उसकी शेष ज़मीन को अपने नाम लिखवाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जिससे परिवार भय और तनाव की स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहा है। इस मामले को लेकर पीड़ित ने पहले स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई न होने पर पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए वो पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया। घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल गर्म है और पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। मेरा नाम संजय यादव है। मैं ग्राम पोस्ट बूढ़ा देवर जिला गोंडा में रहता हूं और मेरे पिताजी हैं वो बहराइच नानपारा में PWO ऑफिस में ड्यूटी करते हैं। उनकी स्वास्थ्य खराब रहती है, मैं उनके साथ में रहता हूं, खाना वाना बनाता हूं। और मैं हमारे गांव में गांव के बगल एक गांव है सोनी हरलाल, वहां पे बबलू मिश्रा एक रहते हैं, दिनेश कुमार मिश्रा उनका नाम है। बबलू से बोलते हैं। तो मैंने उनसे कुछ समय पहले 50,000 रुपये लिए थे, कुछ काम था दवाई लेने के लिए।
तो उस पैसे का मैं उनको भुगतान 70,000 रुपये ब्याज सहित कर चुका हूँ और मुझसे अब पैसे वो मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि 10 लाख रुपए मुझे चाहिए। और मैं जब दूसरी ज़मीन का मेरे पापा ने बात किया, सौदा हुआ, तो जो पैसा मेरे अकाउंट में आया बयाना के तौर पे, उस पैसे की खबर बबलू मिश्रा को हो गई। अब मैं ड्यूटी पे था पापा के साथ में, तो ये लोग यहाँ से गाड़ी से गए और मुझे वहाँ मतलब गेट पे खड़ा होकर बैठा के गाड़ी से लेके चले आए, यहाँ पे मारे। और मेरे जेब में 20,000 का चेक था, एक मोबाइल था, वो भी ले लिए हैं। और चेक पे मतलब डबल साइन करके बैंक में लेके गए, बैंक वालों ने मना कर दिया, तो फिर वहीं पे तुरंत दूसरा चेक अप्लाई करके और तीन चेक पे साइन करवा लिए हैं। और उसके बाद में पैसा भी ट्रांसफ़र कर लिए हैं आज की डेट में। मेरा नाम वहीं गोंडा जनपद के कोतवाली नगर क्षेत्र के गायत्रीपुरम में सड़क किनारे स्थित कीमती जमीन को लेकर 4 भाइयों की तरफ से अपने ही एक भाई के साथ विवाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि चारों भाइयों ने मिलकर उसके हिस्से की ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। जब ज़मीन की बिक्री पर रोक लगाने के लिए पीड़ित भाई ने न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया तो नाराज़ भाइयों ने उसके साथ घर, कचहरी और रिश्तेदार के घर पर मारपीट की। मारपीट का दृश्य संदेश भी सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित हो रहा है। इस मामले में पहले भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था और हाल ही में दूसरा मुकदमा भी लिखा गया है, लेकिन इसके बावजूद आरोपियों की दबंगई जारी होने के बाद सामने आ रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के शंकरपुर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की भूमिका और चुनावी तैयारियों को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह उपस्थित रहे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन की वास्तविक शक्ति बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से ही बनती है, इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने क्षेत्र में सक्रिय रहकर जनसंपर्क बढ़ाने और सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का दायित्व निभाना चाहिए। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई, जिसके बाद विभिन्न परीक्षण सत्रों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संगठन की कार्य पद्धति, अनुशासन, जनसेवा की भावना, साथ ही आगामी चुनाव को लेकर आवश्यक तैयारियों के विषय में मार्गदर्शन दिया गया। इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों ने भी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो एकजुट होकर संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए निरंतर सक्रिय रहें, ताकि आने वाले चुनाव में बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकें। पार्टी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के अंतर्गत बलिया विधानसभा के ये छाता मंडल का प्रशिक्षण शिविर था, जो 2 दिवसीय था। कल प्रारंभ हुआ था, आज उसका समापन हुआ। पार्टी के इतिहास विकास, पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धता, पार्टी प्रदेश और केंद्र में जो विकास कर रही है, उस विकास से संबंधित पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने आचरण और व्यवहार कैसा रखना चाहिए, ये सब कई विषयों पर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा इन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। ये सभी मंडलों में चल रहा है, उसी में आज छाता मंडल। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।